माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के कॉमर्स के क्वेश्चंस की। यहाँ पर हमने जो कॉमर्स का टॉपिक लिया है वो है हमारा इनकम टैक्स। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, जैसे टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, और वहाँ पर अपनी क्वेरी को भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ टैक्स इज meant फॉर वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी, विच काइंड ऑफ पेमेंट इट टू द गवर्नमेंट बाय द सब्जेक्ट। बताइए, एक ऐसा टैक्स है जो कि कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए है। सॉरी, टैक्स जो बनाया गया है कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए, इसमें किस तरह का पेमेंट किया जाता है? कंपलसरी होता है वो पेमेंट, ऑप्शनल है, बोथ ए एंड बी है, या फिर नन ऑफ द अबव? बताइए। आपको क्या लगता है एक टैक्स किस तरह का होता है, उसका नेचर क्या है? तो देखिए, यहाँ पर आंसर हो जाएगा, एक टैक्स जो होता है कंपलसरी नेचर का है। जो भी उन्होंने आपको कंडीशंस प्रोवाइड की हुई हैं, जो भी उन्होंने अमाउंट प्रोवाइड किए हुए हैं, उससे एक्सीड में अगर हमारी इनकम होती है तो वहाँ पे टैक्स लायबिलिटी बनती है, और उसको पेमेंट करना हमारी लायबिलिटी है। ठीक है, तो ये कंपलसरी होता है। अगर उससे ज़्यादा आप अर्न कर रहे हैं तो आप उस पर टैक्स दें, इसलिए ऑप्शन ए कंपलसरी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the Income Tax Act was implemented on April 1st, 1961. Which of the following areas basically falls under the scope of the Income Tax Act 1961? बताइए। इम्प्लीमेंट आपको पता है, यहाँ पर ये डेट भी याद कर लीजिएगा। हो सकता है कॉमन जो एवरेज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें ये डेट पूछ ली जाए कब इम्प्लीमेंट हुआ। ठीक है, तो आपको ये बताना है ये किस इसका जो स्कोप है वो कौन सा कहलाएगा? बेसिक चार्जिंग इनकम, रिबेट एंड बेनिफिट्स, इनकम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव? बताइए। अच्छे से आंसर कीजिएगा सोच समझकर। देखिए, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि देखिए जब हम इनकम टैक्स पेमेंट करते हैं तो वो हमारी बेसिक जो इनकम होती है उस पर भी दिया जाता है, रिबेट्स एंड बेनिफिट्स पर भी होता है, और जो भी एग्जेम्प्टेड इनकम हमें मिली है उस पर उसके ऊपर भी कैलकुलेट किया जाता है। यानी कि बेसिकली हम जो हमारे 5 हेड प्रोवाइड किए गए, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, एंड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, यहाँ से तो हम जो भी हमारी इनकम जनरेट होगी हम उसको हम पेमेंट करेंगे। साथ में रिबेट्स और बेनिफिट्स को भी इंक्लूड किया जाता है, फिर दोबारा कैलकुलेट की जाती है, और फिर जो हमें एग्जेम्पशंस मिली है वो भी यहाँ पे इसके साथ कैलकुलेट की जाती है। उसके बाद जो हमारे पास लायबिलिटी बनती है उसको हम पेमेंट करते हैं। तो ये सारे ही बेसिस हैं, स्कोप हैं जिसके ऊपर टैक्स हमारा बनता है। ठीक है, तो ये सारे ही पैरामीटर्स को इंक्लूड किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स दैट इज अदरवाइज पेड ऑन ऑल अदर आइटम्स? बताइए, ऐसी कौन सा आइटम है जो कि एग्जेम्प्ट है लेकिन वो और आइटम्स के ऊपर वो उसको पे किया जाएगा? देखिए, अगर आपको इनकी थ्योरी भी समझनी है, थोड़ी-सी आइडिया एक लेना है, तो आप मुझे बता दीजिएगा। हम लोग जल्दी से डिस्कस कर लेंगे, और कोई टॉपिक भी आपको या कोई ऐसी डिडक्शन है वो आपको समझनी है। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि इम्पोर्टेंट डिडक्शंस आपको जल्द से जल्द समझा दूँ, ठीक है? बताइए, देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम क्या है? एग्जेम्प्ट है, और इसके अलावा इंडस्ट्रियल इनकम, कैपिटल गेन और हाउस प्रॉपर्टी ये सब हमारे टैक्सेबल हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम किस सेक्शन के अंदर इसको डिफाइन किया गया है? ये बहुत बार पूछा जाता है, तो याद कर लीजिए, सेक्शन 10 में एग्रीकल्चर इनकम को डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the period of 12 months commencing on the first day of April every year and ending on 31st March is called as?
प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, अकाउंटिंग ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर। ये भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। इन चारों टर्म को प्रीवियस ईयर किसे कहते हैं, असेसमेंट ईयर किसे कहते हैं, अकाउंटिंग ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर। ये छोटे-छोटे टर्म जो हैं बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं और एग्जाम में स्टूडेंट्स यही गलत करके आते हैं। तो अगर आपको ये नहीं पता है तो वो भी बता दीजिएगा, हम बहुत शॉर्ट में इनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी, असेसमेंट ईयर। 12 महीने होते हैं जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च पर एंड होता है, और इनको हम कैलकुलेट करते हैं जैसे बोला जाता है असेसमेंट ईयर, यानी कि उस पूरे ईयर जो भी इनकम हमने जनरेट की है उसको असेस करना असेसमेंट ईयर का पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे सेक्शंस आ गए। अभी मैंने आपको बताया था सेक्शंस बहुत पूछे जाते हैं। अब आपको बताना है, यहाँ पे मैच करना है। देखिए ये बहुत सिंपल था, इसमें आपको हिंदी की जरूरत नहीं है और टाइपिंग करने में भी दिक्कत होती है क्योंकि एक ही स्लाइड में हिंदी इंग्लिश आना मुश्किल होता है क्योंकि इसके ऑप्शंस भी बड़े हैं, इसलिए मैंने सिर्फ इंग्लिश में रखा है। बट आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ये क्वेश्चन समझने में। आपको बताना है असेसी पर्सन इनकम एंड प्रीवियस ईयर से कौन कौन से सेक्शंस इंक्लूड कर रहे हैं या फिर इससे कनेक्ट है, बताइए। कोई आइडिया है आपको इसके बारे में? देखिए यहाँ पर जो हमें एसएससी दिया हुआ है, एसएससी हमारा डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में। तो अब आप ऑप्शन देख लीजिए और उसको ना आप रिमूव करते जाइए। देखिए यहाँ पे ए का फोर्थ है तो यानी फर्स्ट हमारा कट गया एंड हमारा थर्ड कट गया। अब आपको फर्स्ट एंड सेकंड में देखना है। अब सेकंड आइए पर्सन पर। पर्सन किसके अंदर डिफाइन किया गया है, ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में डिफाइन किया गया है। तो आपका ये भी कट गया। अब आपका क्या बच्चा, ऑप्शन बी। अब आप रिमेनिंग में मैच कर लीजिए। इनकम आपका डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सेक्शन 34 में, वो 24 में, और प्रीवियस ईयर आपका डिफाइन किया गया है सेक्शन 3 में। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन एसएससी का हो जाएगा 4, पर्सन का हो जाएगा फर्स्ट, इनकम का हो जाएगा सेकंड एंड प्रीवियस ईयर का हो जाएगा थर्ड। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक में इसको लिख लीजिएगा क्योंकि सेक्शंस बहुत पूछे जाते हैं और ये सारे ही एसएससी, पर्सन इनकम, प्रीवियस ईयर, एग्रीकल्चर इनकम, इस तरह के बहुत पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता दूंगी जो आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड या फिर कॉमर्स से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, असेसी मीन्स पर्सन। असेसी का मतलब यहाँ पे किससे बताया गया है, बाय होम एनी टैक्स और अदर सम ऑफ मनी इज पेएबल। बी है बाय होम एनी प्रोसीडिंग अंडर द एक्ट हैज बीन टेकन। थर्ड है who is deemed to be an assessee in default under any provisions of this act, या फिर all of the above, बताइए। यहाँ पे भी आपको दे दिया assessee मीन्स, यानी कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 में डिफाइन किया गया है assessee को। चारों ऑप्शंस को बहुत अच्छे से आराम से पढ़िए फिर आंसर करिए। क्या होगा, देखिए शुरू से पढ़ते हैं। बाय whom एनी टैक्स और अदर सम ऑफ मनी इज पेएबल। हाँ, ऐसा कोई जिसके द्वारा कोई भी टैक्स पेएबल है या कोई अमाउंट पेएबल है तो हाँ एसएससी के अंदर वो इंक्लूड किया जाएगा। सेकंड है बाय whom एनी प्रोसीडिंग अंडर द एक्ट हैज बीन टेकन, यानी कि जिसके द्वारा जिसके लिए टैक्स के अकॉर्डिंग कोई ना कोई कार्रवाई की जा रही है, यानी कि कार्रवाई तभी होगी जब वो ऐसा पर्सन होगा जो ज्यादा इनकम अर्न करता है, यानी कि टैक्स पेयर है।
तो वो भी एसएससी बन जाएगा, तो ऑप्शन बी भी हो गया। थर्ड है हु इज डीम टू बी एन एसएससी इन डिफॉल्ट अंडर एनी प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, यानी कि कोई ऐसा पर्सन जो एसएससी नहीं है लेकिन उसकी कंडीशंस ऐसी हो गई हैं कि अब वो डीम टू बी एसएससी बन गया है। डीम टू बी एसएससी क्या होता है, प्लीज कमेंट सेक्शन में आप बताइए, आपको पता है तो, नहीं तो मैं आपको शॉर्ट वीडियोस में सारी चीजें बता दूंगी, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा आपको इसलिए नहीं बता रही, हो सकता है आपको पहले से पता हो, आपका टाइम वेस्ट हो, ठीक है। तो ऐसा पर्सन जो डीम टू बी एसएससी है, यस, वो भी एसएससी के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। नेक्स्ट आइए, देखिए कोई भी चीज़ मैं आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगी जिससे आपका टाइम वेस्ट हो, बट कोई कोई टर्मिनोलॉजी ऐसी है जो आपको नहीं पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए। मैं कोशिश करूंगी जल्द से जल्द वो आपको समझाने की। बताना आपको पड़ेगा तभी मैं बता पाऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता आपको कितना पता है इनकम टैक्स में, कॉमर्स में या किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है। तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट है एनी रेंट और रेवेन्यू ड्राइव्ड फ्रॉम लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया एंड इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, यानी कि ऐसा रेंट और रेवेन्यू जो कि ड्राइव हो रहा है एक ऐसी लैंड से जो कि इंडिया में है और वो एग्रीकल्चर पर्पज से यूज की जा रही है, तो वो पार्शियली टैक्सेबल होगी, फुल्ली टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, या फिर नन ऑफ द अबव, बताइए। अभी आपने स्टार्टिंग में हमने एक क्वेश्चन किया था, वो याद हो तो आप इसका आंसर इजिली कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। आप जब अपना चार्ट बनाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम आप शो तो करेंगे, लेकिन लास्ट में जब पूरी कैलकुलेशन हो जाएगी तब आप पे जो एग्रीकल्चर इनकम की जो वैल्यू होगी उसको बाद में एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है, लेकिन पहले आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कोई भी ऐसी एग्रीकल्चर पर्पज से जो लैंड यूज की गई है या फिर उससे कोई भी इनकम जनरेट हो रही है तो वो हमारी एग्जेम्प्ट होती है, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एज पर द डेफिनेशन ऑफ इनकम द इनकम इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग, प्रॉफिट्स एंड गेन्स, डिविडेंड डिक्लेयर्ड, वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय अ ट्रस्ट क्रिएटेड, या फिर ऑल ऑफ द अबव, बताइए। इनकम में आप क्या क्या चीजों को इंक्लूड करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि देखिए कोई भी प्रॉफिट्स ऑन गेन्स ये हमारे इनकम का पार्ट है, कोई भी हमें डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, डिविडेंड की एक अलग से स्ट्रेटजी है, वो मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगी कि जो डोमेस्टिक कंपनी का डिविडेंड है उसका ट्रीटमेंट कैसे है, या फिर जो फॉरेन कंपनी का डिविडेंड है उसका ट्रीटमेंट कैसे है, ठीक है। बट आप इतना समझ लीजिए डिविडेंड जो कोई भी डिक्लेयर हुआ है तो वो हमारा इनकम का पार्ट है, वो टैक्सेबल होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, ठीक है, लेकिन इनकम है। फिर वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है कोई भी ट्रस्ट से रिसीव, तो वो भी हमारा यहाँ पर क्या है, इनकम का पार्ट है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एग्जेम्प्टेड इनकम्स हैज बीन मेंशन्ड, देखिए अब यहाँ पर आ गया, घुमा फिरा के देखो पूछा गया है क्वेश्चन। अब आपको ये सारे सेक्शंस पता हैं किस किस के हैं ये सेक्शंस, तो आप इजीली बता सकते हैं ऐसी कौन सी इनकम है जो कि एग्जेम्प्ट है, बताइए। और अगर आपने मेरे स्टार्टिंग के वर्ड्स अच्छे से सुने होंगे तब भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, एक सेक्शन 10। सेक्शन 10 किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर इनकम से, और आपको पता है एग्रीकल्चर इनकम हमारे इनकम टैक्स में क्या है, एग्जेम्प्ट है, ठीक है। अब ये किस किस के सेक्शन है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नहीं पता है तो सर्च करके बताइएगा, और सर्च करने के बाद अपनी नोटबुक में भी जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर ये पूछा गया है एग्जाम में तो आपके एग्जाम में आएगा, ठीक। नेक्स्ट है which of the following forms is required for claiming tax residency certificate, टैक्स रेसिडेंसी जो सर्टिफिकेट होता है वो उसके लिए कौन सा फॉर्म हमें फिल करना पड़ता है, 10F, 10E, 10H या फिर 10C।
बताइए क्या होगा आंसर? देखिए आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 10F। 10F फॉर्म हमें फिल करना पड़ता है जब भी हम टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट को क्लेम करने की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमें 10F फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ठीक है। और ये फॉर्म किसके हैं ये भी जरूर बताइएगा। मैं आपको ये सारे होमवर्क इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप करके देखें, और जब हम कोई भी चीज़ करके देखते हैं और अगर हमें एग्जाम टाइम में वो चीज़ जल्दी क्लिक भी कर जाती है, ठीक है। तो जब आप खुद से करके देखेंगे तो आपको लॉन्ग टाइम तक याद भी रहेगा। तो यही था आज का क्वेश्चंस। होप यहाँ पर आपको कम क्वेश्चंस थे लेकिन सारे क्वेश्चंस मैंने बहुत अच्छे लिए थे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिली होंगी। कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी इसकी हेल्प मिले। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।